गुड आफ्टरनून गाइस, मैं कामनी गौतम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एक्टिविटी पर। तो गाइस, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिस सेट जिसमें मिलने वाले हैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो संजय जी, नमस्कार, कैसे हैं? तो देखिए, आज की क्लास में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। क्वेश्चन किस तरीके से हैं उससे पहले बस मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि आप इस लिंक को आप अपने अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी क्वेश्चन या उसके आंसर में आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न आप सभी के सामने आता हुआ, क्वेश्चन किस तरीके से, जल्दी से दीजिए जवाब, ठीक है? तो जो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। तो पहला प्रश्न क्या है आप सभी के सामने, आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहला प्रश्न, अष्टछाप के कवि नहीं है। अब अष्टछाप के कवि कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास या फिर नंददास। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इस प्रश्न का जवाब, आंसर दीजिएगा। भाई, पहला प्रश्न आप सभी के सामने और आपसे पूछा है कि अष्टछाप के कवि नहीं है। अब कौन नहीं है बस यही आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर दीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो आपने अष्टछाप के प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ा होगा और आपको पता भी होगा कि प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो बिना किसी देरी के आंसर मिलना चाहिए, जल्दी से करें कमेंट और बताएं सही आंसर। देखिए, अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं, अष्टछाप यानी कि इसमें 8 कवि शामिल हैं। अब बात करें कौन कौन से हैं, तो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं और फिर बाद में आपको बताएंगे कौन सा नहीं है, ठीक है? तो देखिएगा और समझिएगा, आप अपना आंसर भी दे सकते हैं। देखिएगा, पहला जो नाम आता है वो है किसका, सूरदास, ठीक है? 8 कौन कौन से कवि हैं देखिएगा। दूसरा कुंभदास, ठीक। तीसरा देखें तो तीसरा नाम आता है परमानंद दास का। चौथा नाम आता है यहाँ पर कृष्णदास का। छठा नाम आएगा नंददास। 1 2 3 4 5, छठा नाम क्या आएगा, चीत स्वामी, ठीक है? और गोविंद स्वामी, और एक और बच्चे हैं भाई, वो कौन है, चतुर्भुज स्वामी। तो ये 8 नाम अष्टछाप के कवियों के प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, पूछे जाते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर नाम किसका नहीं आया है अब आप देख सकते हैं और अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए संजय जी? बी ऑप्शन, कृष्णदास की बात करें तो कृष्णदास अष्टछाप के कवियों में शामिल हैं। तो यहाँ पर कौन सा है जो मैंने नहीं बताया है, तो आपका पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, सही जवाब होगा। क्लियर? आगे देखिएगा नेक्स्ट, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? आत्म साक्षात्कार, स्व अनुभूति, अनिर्वचनीय या फिर रहस्य। तो जल्दी से बताइएगा क्या है इसका सही जवाब, जिसे हम वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा व्यक्त ना कर सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए क्या मिलता है आपका जवाब, क्या होता है आपका आंसर। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। तो सी आंसर मिला है, बहुत बढ़िया। जिसे हम वाणी द्वारा व्यक्त ना कर सके तो उसके लिए अनिर्वचनीय यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन, सी आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? बहुत ही ये निबंध देखिए सभी ने पढ़ा होगा जब आप इंटर क्लास में थे। तो आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर पदम सिंह। तो जल्दी से बताइएगा क्या होना चाहिए इस प्रश्न का आंसर, आंसर दीजिएगा। बहुत ही फेमस निबंध रहा है
इनका। अब नाम क्या है तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। हेलो माधुरी। तो देखिए बी ऑप्शन दिया है माधुरी ने मुझे आते ही कि सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का ही निबंध है और सरदार पूर्ण सिंह के और भी फेमस निबंध रहे हैं जिसमें सच्ची वीरता भी, प्रेम, कर्तव्य और सभ्यता, ये काफी फेमस रहे इनके निबंध। तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन, बहुत अच्छे, शाबाश। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। भूषण किस काल के कवि हैं? अब आपसे पूछा गया कि भूषण किस काल के कवि हैं, तो आपको बताना है वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आदि काल। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इस प्रश्न का जवाब। भाई भूषण किस काल के कवि हैं, तो क्या होगा जवाब? आंसर दीजिएगा। बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं भूषण। ठीक है, तो क्या होगा जवाब? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो उसी आंसर मिला है मुझे प्रदीप त्यागी जी की तरफ से, ऋतिकाल। बहुत अच्छे, शाबाश। देखिए महाकवि जो भूषण है वो ऋतिकाल के प्रसिद्ध कवियों में एक हैं। इन्होंने छत्रसाल दशक, शिवा वावनी, शिवराज भूषण, ये इनकी क्या है, बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि फेमस रही हैं काफी, है ना। तो यहाँ पर आपका जो सी आंसर है ऋतिकाल, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे आप सभी के आंसर रहे हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 5 आपके सामने। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? नहीं तो इस उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? करुण, वीर, हास्य या श्रृंगार? तो आप सभी जानते हैं कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव होना चाहिए। तो देखिए और बताइए। बहुत इजी है, आसानी से आप बता सकते हैं। यहाँ पर अपने देश के लिए, अपनों के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो वहां पर उत्साह की भावना उत्पन्न होती है, उत्साह भाव उत्पन्न होते हैं। तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है माधुरी, मैंने सीडीबी में थ्योरी पढ़ा दी है बट अब दोबारा स्टार्ट करूंगी मैं। अभी ज्यादा टॉपिक मैं, वैसे तो मेरा कई बार मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है नित्या पर, लेकिन अब जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया था उसमें आपको सिर्फ 1-2 ही टॉपिक कराए थे, उसके बाद मैंने एमसीक्यू स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन है वो 5th क्वेश्चन है। बी ऑप्शन मुझे आप सभी का मिल रहा है, बिल्कुल ये बी रस का स्थायी भाव है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 6। कवितावली के रचनाकार कौन है? तो जल्दी से बता दीजिएगा। सूरदास, जायसी, तुलसीदास या फिर घनानंद? तो जल्दी से बताएं कि क्या कौन है कवितावली के रचनाकार। तो क्या होगा आपका आंसर? जल्दी से बताइएगा। एक ऐसे रचनाकार जिनमें लास्ट में काफी बार बली बली, जो मतलब उनकी कविताएं हैं ना उनमें बली बहुत लिखा हुआ है, वो अपनी कविताओं में बली शब्द का प्रयोग बहुत किए हैं। तो जल्दी से बताइएगा प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर क्या होना चाहिए। तो सी ऑप्शन मिला है मुझे, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखिए कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। भाई तुलसीदास की बात करें तो इन्होंने देखिएगा भाई कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ये बहुत सारी ऐसी फेमस रचनाएं हैं जो इनकी बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है। बहुत अच्छे से आप सभी ने बताया इसका जवाब। तो देखिए नेक्स्ट, विनय पत्रिका की कौन सी भाषा है? विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो देखिए अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या फिर अपभ्रंश? तो बस जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इस प्रश्न का जवाब। भाई क्या पूछा है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, तो क्या होगा आपका जवाब? आंसर दीजिएगा। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विनय पत्रिका किसके द्वारा रचित है। तो देखिए यहाँ पर वे विनय पत्रिका किसके द्वारा रचित है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर मुझे मिल रहा है वो सी ऑप्शन मिल रहा है। बिल्कुल तुलसीदास द्वारा, देखिए ये तुलसीदास द्वारा है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका
एक जो एकांकी अनुभूतियों पर ये आधारित मानी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब जिन्होंने भी दिया है सी ऑप्शन, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, और बात करें तो इसमें 280 पद माने गए हैं। पूछा जाता है कि विनय पत्रिका में कुल पद कितने हैं, तो याद रखिएगा 280 पद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी आंसर आपका सही जवाब होता है। आगे देखिए, ट वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है? ट वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है, बस यही आपको बताना है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या फिर दंत? तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इस प्रश्न का जवाब। जल्दी से कमेंट कीजिएगा विनय, संजय जी, प्रदीप जी, माधुरी जी। विनय पत्रिका आपको पता है कि सी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि ट वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है, तो क्या होगा आपका जवाब? तो आप देखेंगे ट, ठ, ड, ढ, ण सभी किसमें आते हैं? ये आते हैं मूर्धन्य में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बहुत बढ़िया जवाब रहा है, तो यहाँ सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा। तो क्या है इस प्रश्न का जवाब? जल्दी से कमेंट करें और बताएं सही आंसर। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो देखिएगा और बताइएगा। तो आप सभी का आंसर मुझे मिला है सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9 का। बहुत अच्छे। भाई देखिए, अंधेर नगरी किसके द्वारा रचित है? तो इसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। तो एक मौलिक नाटक है अंधेर नगरी। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? तो आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि जगनिक, खुसरो, सरप्पा, गोरखनाथ। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। भाई आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? तो क्या होगा आपका जवाब? जल्दी से दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर मिलता है माधुरी, आंसर प्लीज। 10 का सी मुझे मिला है, बाकी और सभी 10 का सी बी। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि आदिकाल में जो लौकिक साहित्य है उसमें ऐसे प्रमुख कवि रहे हैं जो क्या करते थे? पहेलियां लिखने का कार्य करते थे, जिनमें प्रमुख नाम किसका आता है? इसमें प्रमुख नाम आता है अमीर खुसरो का। तो आपका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, विद्यापति, अमीर खुसरो, ये दोनों के दोनों क्या थे? बहुत ही प्रसिद्ध पहेलियां लिखने का कार्य करते थे। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे और पहेलियां लिखने वाले पहले कवि भी अमीर खुसरो ही माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। अब आपके सामने क्या है? एक छोटा सा पद्यांश है, उसको आपको पढ़ना है और उससे आपको क्या है? कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो आपको उनके आंसर बताना है। ठीक है, तो तैयार हो जाइएगा। बहुत छोटा सा, सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन का। तो देखिए और आंसर दीजिए। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो नौता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तमचीर, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तमचीर, मैं हूं उनके साथ जो, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तो देखिए बस ये 2-3 लाइन की आपके सामने एक कविता है, इसको आपको समझकर कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? तो देखिए, जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक हो, सेकंड जो केवल सपनों में खोए रहते हैं, या फिर जो उजाला फैलाते हैं, या डी जो समझौता करके शांति फैलाते हैं। तो आंसर दीजिएगा, भाई जल्दी जल्दी से बताइएगा।
देखिए क्या मिलता है आपका आंसर, जल्दी से दीजिएगा जवाब। तो यहाँ पर आपके आंसर का वेट किया जा रहा है और मुझे मिला है ए ऑप्शन सबसे पहले प्रदीप जी की तरफ से। बाकी और सभी आंसर दीजिएगा। देखिए अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कहता है कि कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है ना। तो आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर सही जवाब होगा उस व्यक्तित्व की ओर इशारा करती है जो स्वाभिमानी हो, साहसी हो और निर्भीक हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका देते रहते जो नौता दूर देखती जिनकी पैनी आंख, भविष्य का तम चीर मैं हूं उनके साथ। तो यहाँ पर भाई क्या है कि आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट ए ऑप्शन बहुत बढ़िया एकदम सही जवाब दिया है सभी ने। आगे देखिएगा नेक्स्ट व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, अंधकार को चीरने वाली, दूर की चीजों को साफ साफ देखने वाली, दूरदर्शिता से लैस या फिर भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली। तो जल्दी से बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। भाई जल्दी से बताएं व्यक्ति की जो दृष्टि है वो कैसी होनी चाहिए। तो क्या है आप सभी का आंसर देख लेते हैं। हम आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 है और इसका जवाब क्या होगा बस यही आपको बताना है। तो प्लीज जल्दी से डी ऑप्शन मिला है मुझे, भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली। देखिए आप देखेंगे तो कविता के अनुसार आपने देखा कि व्यक्ति की जो दृष्टि है वो भविष्य का प्रतिबिंब देखती है। भाई भविष्य का प्रतिबिंब तो देख रही है, भविष्य के बारे में सोच रही है, अर्थात वो दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए, दूर तक जिसकी नजर हो। समझ में आया। तो आपका सही आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन है। बहुत बढ़िया रविंद्र प्रताप सिंह, शाबाश, एकदम सही जवाब सी ऑप्शन। अंजलि डी आंसर नहीं होगा, स्वागतम। सी आंसर इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, देखिएगा भाई यहाँ पर पूछा व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, तो पैनी आंख हो जो भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए, यानी कि दूर तक का देखने वाली, दूर तक का सोचने वाली। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, ऊंचे से ऊंचे सपनों को नियंत्रण देने का भाव है क्या। ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना, उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना, स्वप्नशील रहना या फिर सपनों को आमंत्रित करना। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। ऊंचे से ऊंचे सपनों को नियंत्रण देने का भाव क्या है। तो देखिए और बताएं। पहली ही लाइन में आपका आंसर मिल जाएगा यदि आप सही से थोड़ा सा गहराई से देखेंगे तो आंसर दें। भाई प्रश्न संख्या आपके सामने है 13, तो जल्दी से आंसर दीजिए। अंजलि, संजय, रविंद्र, प्रदीप, माधुरी। तो सी आंसर मिला है मुझे त्यागी जी की तरफ से सबसे पहले। अब देखते हैं कि सही जवाब क्या है। ठीक है, ए आंसर भी मुझे मिल गया है। अब देखिए और समझिए। ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव है। ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना गलत हो जाएगा। उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। समझ में आया। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते हैं जो न्योता। तो यहाँ पर उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने के लिए क्या प्रयास करना, ये बहुत जरूरी है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो है आपका बी ऑप्शन। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या है भाई, स्वप्न देखना तथा उन्हें साकार करने के लिए बरकस प्रयत्न करना, उससे ही तो माना गया है। तो आपका बी आंसर सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। तो बी ऑप्शन बिल्कुल अंजलि एकदम करेक्ट जवाब। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी के सामने। नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति में किसके सामने ना झुकने की बात की गई है।
तो देखिए, विषम परिस्थिति और अन्याय के सामने, दुनिया के सभी देशों के सामने, अन्यायी राजाओं के सामने या दुनिया के व्यक्तियों के सामने। तो क्या है इस क्वेश्चन का जवाब? जल्दी से दीजिएगा आंसर। विषम यानी कि कठिन परिस्थिति। ठीक है, आंसर दें। तो यहाँ 15 की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने फर्स्ट ऑप्शन मुझे मिला है अंजलि जी की तरफ से। तो एकदम शाबाश अंजलि जी, संजय जी बहुत बढ़िया। तो एकदम सही आंसर आप सभी दिए हैं कि विषम परिस्थिति और अन्याय के सामने डटकर रहने की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। सीधी रीढ़ का आशय क्या है? आत्मनिर्भर होना, सीधी बात कहना, स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना या फिर अभिमानी होना। तो जल्दी से बताइएगा सीधी रीढ़ का आशय क्या है? तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। माधुरी, किस क्वेश्चन का जवाब दिया है आपने? तो देखिए रविंद्रा जी, आपका जो क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 16 और बात करें 15 की, तो भाई जल्दी से दीजिएगा आंसर। तो देखिए इसकी आंसर मुझे मिला है, बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब। वही, क्योंकि कविता उन्हीं लोगों के साथ खड़ी रही है जो निर्भीक हो, सीधे खड़े हो और विषम परिस्थितियों के आने से क्या करें, डटकर उनका सामना करें। तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन बनता है यहाँ पर सही जवाब। तो इसको किया जाता है लॉक। आगे देखिए अंजलि, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो देखिए दूरदर्शी, दत्तचित, कुशाग्र बुद्धि, जितेंद्रिय। आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो आप बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हैं क्योंकि सभी को इसका जवाब पता है। ठीक है, माधुरी क्या होना चाहिए इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 16, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होना चाहिए? तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द होना चाहिए क्या? बहुत अच्छे अंजलि, बहुत बड़े संजय जी, जितेंद्रिय। ठीक है, जो इंद्रियों को वश में करे उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? बस यही आपको बताना है। तो प जमा अवन, प जमा वन, पो जमा अन या पौजमान। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। आप जानते हैं कि यहाँ पर कौन सी संधि है? अयादि संधि का प्रयोग किया गया है और पूछा है कि पवन का संधि विच्छेद। तो पवन का क्या होना चाहिए? पो जमा, बताइए आगे। बहुत अच्छे, पो जमा अन। ठीक है, पो जमा अन। और यदि होता पावन तो क्या हो जाता? पो जमा अन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का ऑप्शन सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आप सभी के सामने, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है? पुनर्जमा जन्म, पुह जमा नरजन्म, पुनः जमा जन्म या फिर पुनः जमा आजन्म। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने 19, प्लीज कमेंट कीजिए। तो देखिए आपको यह तो पता चल रहा होगा कि इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मिला है भाई, आंसर दीजिएगा फर्स्ट ऑप्शन। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर एकदम सही आंसर मुझे मिल गया है आपका पुनः जमा जन्म, यानी कि पुनर्जन्म और संधि कौन सी है? विसर्ग संधि का प्रयोग इसमें किया गया है। आगे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, अति सूदो स्नेह को मार्ग है। अति सूदो स्नेह को मार्ग किस पंक्ति से है? तो आपको बताना है आलम, वोढा, ठाकुर, गणानंद। तो जल्दी से बताइएगा क्या को मार्ग। तो ये जो सूक्ति है, ये पंक्ति है, ये किसकी है? तो देखिए यहाँ पर क्या मिलता है आपका जवाब। चलिए,
तो यहाँ पर आपके आंसर का वेट किया जा रहा है और आंसर भी मुझे बहुत अच्छा मिला है, घनानंद। शाबाश संजय जी, प्रदीप जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द आपको पहचान करना है। तो अगम, आश्रय, अवगुण या फिर स्नेह। तो जल्दी से बताइएगा क्या होना चाहिए इस प्रश्न का सही जवाब। आंसर प्लीज, तद्भव शब्द है कौन सा? तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर क्या है अंजलि, जवाब जल्दी से बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर मिलता है आप सभी का, सी ऑप्शन मिला है मुझे, सी आंसर। और बाकी बहुत बढ़िया, चलिए सी आंसर मुझे मिल गया है, सी आंसर दिया है मुझे। और किसी को कोई डाउट? चलिए कोई बात नहीं, सी आंसर में देख लेते हैं सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि जो अवगुण है, या कहा जा सकता है अवगुण भी कह सकते हैं, अवगुण, लेकिन सही रूप देखिए तो अवगुण ही होता है। ठीक है इसका। अब ये एक कैसा है, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव पूछा है, बाकी सारे तत्सम है। तो आपका आश्रय क्या है? तत्सम। स्नेह क्या है? तत्सम। और अवगुण क्या है? तत्सम। लेकिन अगम ये आपका कैसा है? तद्भव है। समझ में आया? तद्भव कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन अगम। लेकिन इसके किसकी भाई, इसका यदि हम देखें तत्सम रूप तो क्या होना चाहिए? पता है आपको? तो पता है तो प्लीज जल्दी से बताइएगा, आंसर दें। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होना चाहिए, देखिए अगम्य। क्या होना चाहिए? अगम्य। ये तत्सम है और जो आपसे पूछा है वो तद्भव है। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, गलत हो जाएगा। अवगुण का अवगुण नहीं होता संजय जी, ये गलत आंसर आपने दिया है। मैं आपको बता दूं कि अवगुण का, अवगुण क्या है? एक तत्सम शब्द है, ठीक है, लेकिन इसकी तद्भव की हम बात करें तो अगुण होता है। अगुण, तद्भव क्या होता है? अगुण। ठीक है, याद रखिएगा, अगुण। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन अगम। आगे देखिए नेक्स्ट, हरियाली क्या है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर विशेषण। तो भाई कमेंट्स में दीजिएगा जवाब, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। हरियाली क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि हरियाली भाई क्या होना चाहिए? अंजलि आंसर दीजिएगा, माधुरी। तो देखिए यहाँ पर सी आंसर मिला है, बहुत बढ़िया। हरियाली भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। और भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिसमें गुण, धर्म, दशा, दोष आदि का बोध होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सी ऑप्शन को लॉक करते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पुल्लिंग क्या है? बुढ़ापा, जड़ता, घटना या फिर दया। तो बहुत इजी है ये, आसानी से आप बता देंगे। भाई क्या होना चाहिए? आंसर दीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने 23, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? एक बार बता दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि बुढ़ापा, भाई पुल्लिंग शब्द कैसा है? बुढ़ापा कैसा शब्द है? ये आंसर मुझे मिला है। दया आई, घटना हुई, और पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। एकदम सही जवाब आप सभी ने दिया है, सी ए ऑप्शन, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? अव्यय आप जानते हैं ना, अव्यय अविकारी शब्दों को जिनका व्यय ना किया जा सके, ठीक है, उन्हें अव्यय कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। आज, कल, इधर, किसे। तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर।
भाई आंसर दीजिएगा। क्या पूछा है आप सभी से कि कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, तो कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा। तो भाई क्या होना चाहिए? भाई आंसर दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने पूछा कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, ठीक है, तो देखिए और समझिए। तो यहाँ पर मुझे तो आज, कल, परसों, इधर उधर इस तरह के जो शब्द हैं उन्हें किसमें रखते हैं? आप अव्यय के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन किससे? ये अव्यय का पार्ट नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने क्या है, जल्दी से बताइएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, यह बस आपको बताना है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। तो देखिए भाई 4 ऑप्शन, अत्यंत, आजकल, कदाचित या फिर बाहर, तो आसानी से बता सकते हैं आप। तो भाई जल्दी से आपका आंसर मिलना चाहिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिसमें किसी के तरीके का बोध होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए सही आंसर, तो बताइएगा। भाई आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर आजकल। तो देखिए क्या मिला है आपका जवाब, बी ऑप्शन आपका मिला है, अत्यंत, आजकल, कदाचित और बाहर, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा सही जवाब एकदम करेक्ट आंसर क्या है कि आपने देखा बी ऑप्शन आजकल किसमें आएगा, ये कालवाचक क्रिया विशेषण में आएगा क्या। सी आंसर भी बता दिया है मुझे माधुरी ने कि कदाचित होगा। तो समझिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण वे होते हैं जिसमें धीरे धीरे, अचानक, शायद, कदाचित, यथाशक्ति इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो, ठीक है। आजकल, लेकिन यहाँ पर अभी राइट आंसर कदाचित, कदाचित वो कभी कभी आता है, तो ये उसका तरीका हुआ, तो सी आंसर गलत नहीं है। वो अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति है, वो उसकी बातों से अत्यंत प्रभावित हो जाते हैं, तो ये भी आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। तो आपका सही जवाब जो होगा वो बी ऑप्शन है, और जिन्होंने भी बी आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, गुडाकेश का संधि विच्छेद क्या है। गुडा जमा केस, गुडाके जमा इश, गुडाका जमा इश या गुड जमा केस। तो बहुत इजी है, आसानी से आप दे सकते हैं जवाब। क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर, तो प्लीज बताएं मुझे। देखिएगा गुडाकेश में यदि हम देखें संधि, तो गुण संधि का प्रयोग होगा। अब कौन सा है आंसर, बस यही आपको बताना है। तो बिना किसी देरी के कमेंट्स में आंसर मिलना चाहिए। त्यागी जी बोले हैं कि सी ऑप्शन, बाकी और सभी आंसर दीजिएगा एकदम सही। गुडाका जमा इश, गुडाकेश, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन होगा, और 100% करेक्ट जवाब भी सी ऑप्शन है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, शब्द व्याख्या की प्रमुख विधियां ये हैं, कौन सी है, बस यही बताना है आपको। तो बताइएगा 3, 2, 6 या 8। तो राइट आंसर बताइएगा भाई कौन कौन सी है, प्लीज कमेंट में आंसर दें। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें और बताएं। शब्द व्याख्या की प्रमुख विधियां यह हैं 3, 2, 6, 8। तो आपकी आंसर आने लगे हैं, बी ऑप्शन मुझे मिला है वंदना जी की तरफ से। कौन सी होती है, क्या आप बता सकते हैं मुझे। शब्द व्याख्या के आधार पे जो प्रमुख विधियां आपने मुझे बताया है 2, वे कौन कौन सी किसके अंतर्गत आती हैं, बहुत बड़े, कौन कौन सी विधियां हैं पता है आपको, आंसर दीजिएगा।
शब्द व्याख्या की बात करें तो प्रमुख विधि यह है कौन सी? तो बस वही आपको बताना है। दो एकदम सही जवाब है, लेकिन कौन कौन सी है ये भी बताना बहुत जरूरी है। तो आंसर दीजिएगा भाई, कौन कौन सी होंगी? सार्थक, निरर्थक। सार्थक होगा तो शब्द की व्याख्या अच्छे से कर सकते हैं, निरर्थक होगा तो नहीं हो पाएगा। तो बी आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए, किस विधि के द्वारा पढ़ाने पर गद्य के दोष गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है? तो देखिए, व्यास विधि, तुलना विधि, खंडान्वय विधि या फिर समीक्षा विधि। तो जल्दी से देखिएगा, किस विधि के द्वारा पढ़ाने पर पद के गुण दोषों की आलोचना होती है? तो राइट आंसर प्लीज कमेंट के जरिए बताएं। और सही जवाब क्या होगा? आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आप सभी के सामने है, देखते हैं क्या मिलता है आप सभी का जवाब। ओके, तो यहां मुझे मिला है डी ऑप्शन। डी आंसर समीक्षा विधि। बहुत अच्छे भाई, वह कौन सी विधि है जिसमें पढ़ाने के गुण दोषों की अत्यंत आलोचना करनी पड़ती है? तो उसमें समीक्षा, आपकी कितनी कमियां, आपने कितना सुधार। तो आपका डी आंसर बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे, शाबाश। वंदना बी नहीं होगा, संजय जी बी नहीं होगा, डी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें समीक्षा की जाती है सही और गलत की। तो आपका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर। आगे देखिए, शब्द व्याख्या की प्रमुख विधि यह है कौन सी? उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि या फिर इनमें से सभी। तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। शब्द व्याख्या की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? बस यही आपको देना है आंसर में। तो प्लीज बताइए। तो देखिए, आप सभी को बता दिया जाए कि उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि और स्पष्टीकरण विधि, ये तीनों की तीनों किसमें आती है? शब्द व्याख्या में आती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ए ऑप्शन नहीं होगा संजय जी। ठीक है, बाकी प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि भी इसमें शामिल है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, सभी विधियां असफल होने पर इस विधि का प्रयोग करना चाहिए, किसका? तो देखिए, उद्बोध विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इस प्रश्न का जवाब। आंसर, जब सभी विधियां असफल होने लगती हैं तो इस विधि का प्रयोग करना चाहिए, किसका? तो कमेंट में आंसर मिलना चाहिए आपका। देखते हैं कितने आंसर सही मुझे मिलते हैं। तो यहाँ पर बी, डी ऑप्शन मुझे मिला है, इनमें से कोई नहीं, गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। देखिए, इसका जो सही जवाब है वो क्या होना? एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? इसका सही जवाब है प्रवचन विधि। समझ में? वो क्वेश्चन नंबर 29 चल रहा है ना आपका। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में तो डी ऑप्शन सही है। और बात करें सभी विधियां असफल होने पर इस विधि का प्रयोग करना चाहिए, किसका? तो इसमें आएगा आपका प्रवचन विधि का। प्रवचन विधि में क्या होता है कि हमारी जो अशुद्धियां होती हैं वो बार बार रिपीट करने पर उसमें क्या आता है भाई? शुद्धिकरण होने लगता है। तो सभी विधियां असफल होने पर इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। इसका ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रवचन विधि का। ठीक है, प्रवचन विधि में अशुद्धियों को दूर किया जाता है और शुद्ध उच्चारण पर जोर दिया जाता है। तो आज की क्लास का स्पष्टीकरण विधि नहीं होगी। स्पष्टीकरण में तो आप किसी की व्याख्या करते हैं, ठीक है, स्पष्टीकरण में आप व्याख्या करते हैं, लेकिन जब कोई विधि बार बार असफल हो रही है तो उसके लिए प्रवचन विधि का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब। आगे देखिए, 30 क्वेश्चन हो गए हैं। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी जुड़ने के लिए, और अच्छा लगा, आप सभी ने अच्छे से जवाब दिए। यहाँ पर बात करते हैं संजय जी की। तो 24 क्वेश्चन इनके सही हुए 30 में से। बहुत बढ़िया, शाबाश संजय जी, और शाबाश, सभी ने बहुत अच्छे से दिया है, अपना बेस्ट किया है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो साथ शेयर जरूर करें। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।